नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य भेद पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमने पढ़े, आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने जा रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले 2-4 चीज़ें हम दोहरा लेते हैं। सबसे पहले वाक्य क्या है? भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई है वो वाक्य है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय जो कर्ता के बारे में जो कहा जाए। तो अब हम शुरुआत करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले बच्चों हम सरल वाक्य की बात करते हैं। कोई भी वाक्य क्रिया और कर्ता से मिलकर बनता है। क्रिया और कर्ता दोनों की आवश्यकता वाक्य के लिए होती है। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य के भेद होंगे। सबसे पहले सरल वाक्य है। सरल वाक्य वो हैं बच्चों जिनमें एक मुख्य क्रिया तथा एक विधेय होता है। विधेय अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से आप जान लीजिए। विधेय कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय होता है। उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, खाना खाते ही बच्चा सो गया। तो इस प्रकार इसमें अगर देखा जाए तो एक मुख्य क्रिया है और एक विधेय है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य असल में बच्चों कुछ सरल वाक्यों का समूह होता है। किस प्रकार से होता है ये जानते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से योजक शब्द हैं? जो योजक शब्द हैं उनके नाम जान लीजिए बच्चों। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द आते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जो भी योजक शब्द हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले। जैसे रमेश तो आ गया परंतु हरीश नहीं आया। अब इसमें बच्चों 2 स्वतंत्र वाक्य हैं। रमेश तो आ गया, रमेश आ गया, हरीश नहीं आया। बीच में परंतु से इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है। तो इसमें 2 कर्ता हैं, 2 ही क्रियाएं हैं, और जो 2 स्वतंत्र वाक्य हैं वो परंतु से, परंतु जो योजक शब्द है उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ संयुक्त वाक्य है। सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे बच्चों, सुबह होना एक क्रिया है और चिड़िया का चहचहाना ये दूसरा वाक्य है। ये दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं और के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी संयुक्त वाक्य है। आप चुप रहें या चले जाइए। या आप चुप रहें, आप चले जाइए, ये 2 वाक्य थे जिनको या लगाकर जोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य है। अब तीसरा हमारा है बच्चों मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन एक वाक्य का अर्थ दूसरे पर आधारित होता है। कैसे? जिन वाक्यों की रचना 1 से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान और अन्य गौण वाक्य हो। प्रधान यानी मुख्य हो गया बच्चों, गौण जो कम महत्व के होते हैं तो उसको गौण कहते हैं। एक प्रधान है, ये ज्यादा महत्व का, यह प्रधान वाक्य हो गया, और बाकी उसके गौण वाक्य हैं। उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। यहाँ 2 वाक्य हैं। मालिक ने कहा इसका प्रधान वाक्य है और कल छुट्टी रहेगी इसका आश्रित या गौण वाक्य है। इसमें बच्चों प्रधान वाक्य पहचानने का भी एक तरीका होता है।
आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चला कि कौन सा प्रधान वाक्य है और कौन सा गौण या आश्रित उपवाक्य है। तो बच्चों जब हम दोनों वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य में बदल देते हैं तो जिस वाक्य की क्रिया मुख्य रहती है वह मुख्य उपवाक्य होगा और जिस वाक्य की क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है वो आश्रित उपवाक्य माना जाता है। जैसे हम पहले ही उदाहरण का सरल वाक्य बनाकर देखते हैं। मालिक ने कल छुट्टी रहने की बात कही। मेन बात क्या है? मालिक ने कहा। क्या कहा? तो कल छुट्टी रहेगी। तो इसमें मालिक ने जो कहा या कही है ये मुख्य वाक्य की या वाक्य की मुख्य क्रिया बन गई है। तो मुख्य उपवाक्य जो है वो मालिक ने कहा है और ये जो कल छुट्टी रहेगी ये आश्रित या गौण उपवाक्य है। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा देखो, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। अब ये भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। ये थोड़ा अलग तरीके का उदाहरण है बच्चों। आप ध्यान से अगर देखोगे जब भी हम वाक्यों को पहचानने की कोशिश करेंगे ये जरूरी नहीं है कि जो पहले आया है वह मुख्य उपवाक्य है या जो बाद में आया है वह उपवाक्य है। कई बार वाक्य टुकड़ों में भी होता है। जैसे ये जो दूसरा उदाहरण हमने देखा इसमें आप देख सकते हो, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। गांधी गली में रहने वाला श्यामलाल मेरा मित्र है। अब देखिए जो आश्रित उपवाक्य है वो बीच में है और जो मुख्य उपवाक्य है श्यामलाल मेरा मित्र है आधा पहले है आश्रित उपवाक्य से और आधा आश्रित उपवाक्य के बाद है। तो कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, यस। वाक्य और उपवाक्य में क्या अंतर होता है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। जब शब्दों का सार्थक समूह किसी विचार को पूर्णतः प्रकट करे तो उसे वाक्य कहते हैं। ये बात हम बच्चों शुरू से ही पढ़ रहे हैं। जब हमने वाक्य विचार पढ़ना शुरू किया था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की जब हमने चर्चा की थी, तब भी ये बात आई थी कि वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह, ऐसे शब्द जो मिलकर कोई अर्थ देते हों, ऐसे शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। और जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्य किसी योजक से जुड़े हों तो इन सभी वाक्यों को वाक्य नहीं कहा जाता बल्कि उपवाक्य कहा जाता है। देखो बच्चों, एक वाक्य जैसे जो सरल वाक्य है वो तो वाक्य है सीधा सीधा, क्योंकि उसमें एक मुख्य क्रिया है एक कर्ता है। लेकिन मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं, जिनके उदाहरण हमने देखे हैं, उनमें हमने देखा कि एक से ज्यादा वाक्य किसी योजक से जुड़े हुए हैं। जो योजक से जुड़े हुए वाक्य होते हैं बच्चों, उनको उस एक वाक्य में जो वो अलग अलग छोटे वाक्य हैं उनको हम उनका उपवाक्य कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो स्वतंत्र सरल वाक्य है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया है वह वाक्य है। लेकिन जब कई वाक्य किसी योजक चिन्ह से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो इस वाक्य के अंतर्गत जितने भी वाक्य आए हैं उनको हम उपवाक्य कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आश्रित उपवाक्य के भेद पढ़ते हैं बच्चों। जब भी हम वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में प्रमुख और आश्रित दो वाक्य होते हैं। आपको मैंने बताया जिस सरल वाक्य बनाने पर जिस वाक्य की क्रिया प्रमुख रहती है वो प्रधान उपवाक्य होता है और जिसकी क्रिया परिवर्तित होकर उस वाक्य में मिल जाती है वो उसका आश्रित उपवाक्य होता है। लेकिन आश्रित उपवाक्य किस प्रकार का है, इसके भी तीन भेद हैं। तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले बच्चों हम संज्ञा उपवाक्य पढ़ते हैं। संज्ञा उपवाक्य की क्या विशेषता होती है, जरा ध्यान से देखिए। जो आश्रित उपवाक्य किसी वाक्य में प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो
उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, जो आश्रित उपवाक्य किसी वाक्य में प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहचान क्या है बच्चों इसकी? अभी हम उदाहरण देखेंगे तो आप इस चीज को और अधिक अच्छे से स्पष्ट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। इनकी पहचान ये है, एक तो ये प्रायः की योजक से जुड़े हुए होते हैं। प्रायः कहा गया है बच्चों, हमेशा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि की योजक ना होने पर भी संज्ञा उपवाक्य होता है। वो हमें वाक्य को पढ़कर ही अंदाजा लगाना होता है, वाक्य को पढ़कर ही हमें पहचान करनी होती है। लेकिन ज्यादातर जो संज्ञा उपवाक्य है वो की से शुरू होते हैं। दूसरी बात, जो दूसरी इसकी पहचान है, वो है कि यदि प्रधान उपवाक्य की क्रिया से क्या प्रश्न किया जाए तो उत्तर में उपवाक्य प्राप्त होते हैं। जैसे माँ चाहती हैं कि मैं खूब पढूं। माँ क्या चाहती है? मैं खूब पढूं। देखिए, इसमें प्रधान उपवाक्य माँ चाहती है, लेकिन जब हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं कि माँ क्या चाहती है, तो हमें उत्तर मिलता है कि मैं खूब पढूं। यानी मुख्य वाक्य की क्रिया के साथ जब क्या लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो जवाब है वो आश्रित उपवाक्य है। आपको क्लियर हो गया होगा? नहीं तो एक दो उदाहरण और हम पढ़ते हैं, उनसे ये चीज और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। अब मुझे क्या पता है कि तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ भी जो प्रधान वाक्य है वो मुझे पता है, और तुम क्या चाहते हो ये इसका आश्रित उपवाक्य है। तो संज्ञा उपवाक्य आपको स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, विशेषण उपवाक्य की बात हम करते हैं। विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं? आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है, वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसकी क्या पहचान है? विशेषण उपवाक्य अक्सर जो, जिसे, जिसने, जिन्हें, जिससे आदि से प्रारंभ होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यही वह चित्र है जिसे मैंने मेले से खरीदा था। देखिए, पहले जो वाक्य है उसमें एक चित्र की बात कही गई है, और जो दूसरा उपवाक्य है वो उस चित्र की विशेषता बता रहा है कि ये वही चित्र है जो मेले से खरीदा गया था, जिसे मैंने मेले से खरीदा था। तो इसलिए बच्चों, ये जो मैंने मेले से खरीदा था ये इसका आश्रित उपवाक्य है। जो परिश्रम करेगा उसे अवश्य सफलता मिलेगी। परिश्रम करने वाले को अवश्य सफलता मिलेगी। अगर हम इसका सरल वाक्य बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा। पहला जो हमने पढ़ा था बच्चों उदाहरण, उसमें पहले प्रधान उपवाक्य था और उसके बाद आश्रित उपवाक्य था। लेकिन जो दूसरा उदाहरण हमने लिया है, इसमें जो पहला हिस्सा है वो आश्रित है और दूसरा हिस्सा प्रधान उपवाक्य है। तो इससे हमें एक चीज और स्पष्ट होती है कि हम हमेशा ये ना सोचें कि प्रधान उपवाक्य हमेशा पहले ही आता है या प्रधान उपवाक्य हमेशा बाद में ही आता है। वो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अब तीसरा है बच्चों हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। देखो बच्चों, जो भी वाक्य हम लिखते हैं उसमें क्रिया होती है, लेकिन अगर दो वाक्य हमारे वाक्य में हैं और उसमें से एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बता रही हो तो उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे इसमें इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं बच्चों कि इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है।
ये जो उपवाक्य है ये हमें बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई, किस समय हुई, कहाँ हुई, ये सब उसमें है। सॉरी बेटा, ये गलत है, परिमाण नहीं होगा, ये परिणाम नहीं, परिमाण होगा, परिमाण। सॉरी। इत्यादि की सूचना मिलती है, जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। घर पहुंचने के साथ वर्षा होने की ये दो क्रियाएं एक साथ आई हुई है। हम इसका पहले सरल वाक्य बनाकर देखें कि मेरे घर पहुंचने के समय वर्षा हो रही थी। तो यहाँ जब मैं घर पहुंचा ये आश्रित उपवाक्य है, तब वर्षा हो रही थी ये मुख्य उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण इसी तरह से, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। बोलना नहीं आने पर चुप रहना चाहिए, यानी इसमें भी पहला जो उपवाक्य है वो आश्रित उपवाक्य है और दूसरा मुख्य उपवाक्य है। बार बार मैंने बच्चों आपको बताया है कि जब भी हमें किसी तरह का कोई संशय हो, हमें पता ना चले कि इसमें मुख्य उपवाक्य कौन सा है, तो इसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप दोनों वाक्यों को मिलाकर उसका सरल वाक्य बना लें। सरल वाक्य बनने पर जिस वाक्य की क्रिया पूरे वाक्य की मुख्य क्रिया बनती है वो वाक्य प्रधान माना जाएगा या मुख्य माना जाएगा, और जिस वाक्य की क्रिया परिवर्तित हो गई है वो आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में कर लें। वाक्य रूपांतरण, रूपांतरण करना यानी रूप बदलना। वाक्य को किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं इसका थोड़ा सा अभ्यास हम लोग करते हैं। एक साधारण सा वाक्य है कि प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। ये सरल वाक्य है। अब अगर हमें इसे संयुक्त में बदलना है तो क्या करेंगे? प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ये दो स्वतंत्र वाक्य बन गए जिनको हमने और से जोड़ दिया। लेकिन जब हम इसको मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ जो पहला वाक्य है ये मुख्य आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और दूसरा मुख्य उपवाक्य है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगर आप ध्यान से देखो, कब पक्षी चहचहाए? जब प्रातःकाल हुआ। तो ये क्रिया विशेषण है बच्चों, क्रिया विशेषण उपवाक्य है और मिश्र वाक्य में हमने इसे परिवर्तित किया है। अब कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। वाक्य रूपांतरित करते समय अर्थ में अंतर नहीं होना चाहिए। जब भी आप वाक्य को एक तरह के वाक्य से दूसरे तरह के वाक्य में बदलते हैं तो कभी भी उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने वाक्य का अर्थ बदल दिया तो फिर वो वाक्य का कोई मतलब नहीं रहता, वो सही नहीं माना जाएगा। अर्थ वही होना चाहिए, सिर्फ हमें वाक्य का रूप बदलना है। तो बच्चों ये थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर एक बार थोड़ा रिवीजन हम इसका कर लेते हैं। रचना के आधार पर हमारे 3 तरह के वाक्य हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। उनका डिटेल हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसे पढ़कर एक मोटे रूप में इसको एक बार फिर से देखते हैं। ज़रा ये आप देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद पूरा, इसमें हम एक ही जगह पूरा वाक्य के बारे में हम जान लेंगे। इससे मैं चाहूँगी बच्चों कि आप ये जो चार्ट है इसे अपनी कॉपी में बना लें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। देखिए इसमें भी बातें वही हैं जो हमने पढ़ी, इसमें एक साथ एक ही जगह दे दिया गया है। जैसे सबसे पहले वाक्य की बात की गई है। वाक्य क्या है? वाक्य भाषा की मुख्य इकाइयों और विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। फिर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित। पहला सरल, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है।
एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं सरल वाक्य के, हमने देखे। बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। सामने वाले घर में बहुत सुंदर बच्चा रहता है। उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। दूसरा संयुक्त वाक्य था। संयुक्त वाक्य में देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। योजक शब्द जो हैं, योजक शब्द कौन कौन से? तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। उदाहरण कुछ दिए गए हैं इसमें। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मोहन ने खाना खाया और सो गया। उसे गृह कार्य समाप्त करना था, इसलिए देर तक जागता रहा। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। और तीसरा हमारा है बच्चों मिश्रित वाक्य। मिश्रित में वही एक प्रधान उपवाक्य है और कुछ उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। योजक शब्द कौन कौन से हैं? कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहां, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों कि जब मैं उसके घर गया उसने मेरा सत्कार किया। अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। जैसे ही लोग अपने घर से निकले वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे। तो बच्चों ये सारा जो हमने वाक्य विचार अभी पढ़ा रचना के आधार पर, ये उसका सार संक्षेप हमने एक ही पृष्ठ पर एक बार फिर से पढ़ लिया है, हमने रिवाइज कर लिया है। एक बार फिर आपसे कह रही हूँ बच्चों, इससे आप अपनी इस पूरे चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए ताकि आपको इन्हें याद करने में, इनको समझने में आसानी रहे। हाँ बच्चों, ये कुछ उदाहरण हैं अलग अलग वाक्यों के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के, कि वाक्य किस प्रकार के होते हैं। आप इन वाक्यों को पढ़ो और इनके बारे में समझने की कोशिश करो कि सरल वाक्य किस प्रकार से बनता है, संयुक्त वाक्य किस प्रकार से बनता है और मिश्र वाक्य किस प्रकार से बनता है। आप इसे ध्यान से देखें और जानें। बच्चों अभ्यास देखिए, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों का भेद निर्धारण आपको करना है। कौन सा वाक्य रचना के आधार पर किस भेद से संबंध रखता है, किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको बताना है। तो ये आप देखिए, जो हमने अभी तक समझा है उसके आधार पर इसे हल कीजिए। कुछ प्रश्न ये भी हैं बच्चों, इसमें आपको बताना है जो सामने निर्देश दिया गया है आपको उसी प्रकार से इसे परिवर्तित करना है। अब देखिए, मुझे एक ड्राइवर मिला जो मुच्छड़ था, इसको आपने सरल वाक्य में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? मुझे एक मुच्छड़ ड्राइवर मिला। इसी प्रकार से लता की बहन आशा ने समारोह में मधुर गीत गाकर सभी को मुग्ध कर दिया। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो लता जी की बहन आशा ने समारोह में मधुर गीत गाया और सभी को मुग्ध कर दिया। तो बच्चों इसी प्रकार से जितने भी इसमें उदाहरण दिए गए हैं, आप इन सबको जो सामने निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार परिवर्तित करेंगे। ये आपका अभ्यास कार्य है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है बच्चों। धन्यवाद।